नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग सुरपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट कर दीजिए। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। सुबह का वक्त था। करीब 50 साल की एक महिला अपने घर का काम कर रही थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा शायद आसपास कहीं कचरा पड़ा होगा या कोई जानवर मर गया होगा। लेकिन बदबू धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि वह घबराकर छत पर पहुंची। वहां उसकी नजर एक नीले ड्रम पर पड़ी, जिसके ऊपर भारी पत्थर दबा था। शक और गहराया। और जैसे ही ड्रम खोला गया, नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक इंसान की लाश पड़ी थी, जिसे धारदार हथियार से बेरहमी से मारा गया था। ऊपर से नमक डालकर उसे छिपाने की कोशिश की गई थी। सवाल ये है, ये ड्रम वहां आया कैसे? अंदर पड़ी लाश किसकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस खौफनाक कत्ल के पीछे कातिल कौन था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। बात है 17 अगस्त 2025 की। सुबह का टाइम था। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास में एक कॉलोनी है, आदर्श कॉलोनी। यह एक साधारण सी कॉलोनी है, जहां मध्यमवर्गीय परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। मिथिलेश शर्मा, एक 50 वर्षीय गृहिणी और मकान मालकिन, अपने 2 मंजिला घर में सुबह के काम निपटा रही थी। उनका घर कॉलोनी के बीच में था, जहां छत पर एक छोटा सा कमरा किराए पर दिया गया था। मिथिलेश और उनके पति राजेश शर्मा ने सालों पहले यह मकान बनवाया था, ताकि किराए से कुछ अतिरिक्त आय हो सके। लेकिन उस सुबह मिथिलेश रसोई में सब्जी काट रही थी, जब उन्हें एक तेज, असहनीय बदबू महसूस हुई। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई कचरा सड़ रहा हो। कॉलोनी में कभी-कभी सड़क पर कचरा जमा हो जाता था, और गर्मी के मौसम में बदबू आम बात थी। लेकिन यह बदबू कुछ अलग थी। यह घर के अंदर तक फैल रही थी। मिथिलेश ने खिड़कियां खोल दी, लेकिन बदबू कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने अपने पति राजेश को आवाज दी, जो बाहर आंगन में अखबार पढ़ रहे थे। सुनो, ये कैसी बदबू है? कहीं कोई जानवर तो नहीं मर गया? मिथिलेश ने चिंतित स्वर में पूछा। राजेश ने कंधे उचकाए और कहा, शायद छत पर कोई चूहा या बिल्ली मर गई होगी। जाकर देख लो। मिथिलेश ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और छत की ओर चल पड़ी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनका मन बेचैन था। छत पर पहुंचते ही बदबू और तेज हो गई, जैसे कोई भयानक रहस्य उनके सामने खुलने वाला हो। छत पर कुछ पुराना सामान बिखरा हुआ था, टूटे हुए गमले, पुरानी कुर्सियां और एक नीला प्लास्टिक ड्रम, जिसके ढक्कन पर एक भारी पत्थर रखा था। यह ड्रम मिथिलेश को याद था। कुछ दिन पहले उनकी किराएदार सुनीता ने इसे मांगा था, ये कहकर कि पानी स्टोर करने के लिए चाहिए। मिथिलेश ने ड्रम के पास जाकर देखा। बदबू इतनी तेज थी कि उन्हें उल्टी आने को हुई। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पत्थर को छुआ, लेकिन वह इतना भारी था कि अकेले हटाना मुश्किल था। उनका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। मिथिलेश ने तुरंत राजेश को बुलाया, और दोनों ने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे ढक्कन खोल पाते, मिथिलेश ने फैसला किया कि यह काम पुलिस के लिए छोड़ देना बेहतर है। उन्होंने किशनगढ़बास पुलिस स्टेशन को फोन किया। कुछ ही मिनटों में एक पुलिस जीप उनके घर के सामने रुकी। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ छत पर पहुंचे। मिथिलेश और राजेश ने डरते-डरते ड्रम की ओर इशारा किया। पुलिस ने सावधानी से पत्थर हटाया और ढक्कन खोला। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। ड्रम में हंसराम उर्फ सूरज का शव पड़ा था। शव को नमक से ढका गया था, ताकि सड़न की गंध कम हो।
गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान थे, जो साफ तौर पर हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। मिथिलेश की चीख निकल गई और राजेश भी सन्न रह गए। पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए किशनगढ़ के सरकारी अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि हंसराम की मौत गले काटने से हुई थी और शव 1 से 2 दिन पुराना था। यह खबर कॉलोनी में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से निकलकर मिथिलेश के घर के बाहर जमा होने लगे। हर कोई हैरान था कि उनके शांत मोहल्ले में इतना भयानक अपराध कैसे हो गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे बड़ा सवाल था कि हंसराम की हत्या किसने और क्यों की। जांच में पहला झटका तब लगा जब पता चला कि हंसराम की पत्नी सुनीता, उनके 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र शर्मा घटना के बाद से गायब थे। यह साधारण बदबू की शिकायत अब एक जटिल हत्या की जांच में बदल चुकी थी। मिथिलेश और राजेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके घर में इतना बड़ा कांड हो गया। मिथिलेश बार बार कह रही थी, हमने तो उन्हें परिवार की तरह रखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी। हंसराम उर्फ सूरज 35 साल का एक मेहनती मजदूर था, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नवाजपुर गांव से ताल्लुक रखता था। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने खेतों में अपने पिता के साथ काम किया, लेकिन गांव में रोजगार की कमी ने उसे मजदूरी की राह पर धकेल दिया। हंसराम ने कम उम्र में ही सीख लिया था कि मेहनत ही उसका एकमात्र सहारा है। उसकी जिंदगी का एकमात्र सपना था अपने बच्चों को वह जिंदगी देना जो उसने कभी नहीं जी। 1.5 महीने पहले हंसराम अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ किशनगढ़ आया था। उसने मिथिलेश और राजेश शर्मा के घर की छत पर बने एक छोटे से कमरे को किराए पर लिया। कमरा छोटा था, लेकिन हंसराम को इससे कोई शिकायत नहीं थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पास के ईंट भट्टे पर जाता और दिन भर पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। भट्टे का काम कठिन था। गर्मी में तपती भट्टियों के पास ईंटें ढोना आसान नहीं था, लेकिन हंसराम कभी थकता नहीं था। वह अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता था, ताकि वे पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी जी सकें। सुनीता, हंसराम की पत्नी, घर संभालती थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का उसे शौक था। वह अक्सर अपने पुराने स्मार्टफोन पर गाने और डांस की रील्स बनाती, जो उसे एक अलग दुनिया में ले जाता था। सुनीता को लगता था कि ये रील्स उसे मशहूर कर सकती हैं, लेकिन हंसराम को यह शौक बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि सुनीता का यह शौक समय की बर्बादी है और बच्चों पर गलत असर डाल सकता है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर तकरार होती थी। हंसराम कहता, ये रील्स बनाकर क्या मिलेगा? बच्चों को पढ़ाओ, घर संभालो। लेकिन सुनीता को हंसराम की यह सादगी और सख्ती बोझ सी लगने लगी थी। हंसराम और सुनीता की शादी को 12 साल हो चुके थे। शुरुआती सालों में उनका रिश्ता ठीक था, लेकिन समय के साथ सुनीता की महत्वाकांक्षाएं और हंसराम की मेहनतकश जिंदगी के बीच की खाई बढ़ती गई। सुनीता को लगता था कि हंसराम उसे वह जिंदगी नहीं दे सकता जो वह चाहती थी। वह सोशल मीडिया की चमकदमक वाली दुनिया में खोई रहती थी, जहां लोग तारीफें करते थे और उसे लगता था कि वह कुछ बड़ा कर सकती है। दूसरी ओर हंसराम का सपना सादा था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक बेहतर भविष्य देना। बच्चे इस तनाव के बीच मासूमियत की एक छोटी सी दुनिया में जी रहे थे। उसका बड़ा बेटा को पढ़ाई में रुचि था, उसकी बेटी को कहानियां सुनना पसंद था और छोटा बेटा छोटा होने के कारण हमेशा माँ के पीछे भागता रहता था। लेकिन उनके माता-पिता के बीच की तनातनी ने धीरे-धीरे उनके परिवार को अंदर से खोखला कर दिया था।
हंसराम को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत और सपने एक ऐसी साजिश का शिकार होने वाले हैं जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुनीता और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र शर्मा के बीच एक गुप्त प्रेम संबंध था। जितेंद्र 36 साल का एक अकेला इंसान था जिसकी पत्नी की मृत्यु 12 साल पहले हो चुकी थी। वह अपने माता पिता मिथिलेश और राजेश के साथ रहता था। जितेंद्र का व्यक्तित्व आकर्षक था, वह बातों में माहिर था और उसकी हंसी मजाक की आदत लोगों को उसकी ओर खींचती थी। जब हंसराम का परिवार किराए पर आया, जितेंद्र ने हंसराम से दोस्ती कर ली। दोनों अक्सर छत पर बैठकर शराब पीते थे और यहीं से जितेंद्र की नज़दीकियां सुनीता से बढ़ने लगी। सुनीता, जो अपनी जिंदगी में कुछ नयापन चाहती थी, जितेंद्र की तारीफों और ध्यान में खो गई। जितेंद्र उसकी रील्स की तारीफ करता, उसे हंसाता और उसकी बातों को ध्यान से सुनता। सुनीता को लगता था कि जितेंद्र उसे समझता है, जो हंसराम कभी नहीं कर सका। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें गुप्त हो गईं। जब हंसराम भट्टे पर काम करने जाता, जितेंद्र छत पर सुनीता से मिलने आता। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखना शुरू कर दिया। लेकिन इस सपने में एक बड़ी बाधा थी, हंसराम। सुनीता को हंसराम की सख्ती और उसकी सादगी भरी जिंदगी से चिढ़ होने लगी थी। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी में वह चमकदमक हो जो वह सोशल मीडिया पर देखती थी। जितेंद्र ने उसे एक बेहतर जिंदगी का वादा किया। उसने कहा कि अगर हंसराम न रहे तो वे दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सुनीता, जो पहले हिचक रही थी, धीरे धीरे इस विचार में शामिल हो गई। दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची, हंसराम को रास्ते से हटाने की। इस साजिश की योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई। सुनीता ने पहले ही मिथिलेश से एक नीला प्लास्टिक ड्रम मांग लिया था, ये कहकर कि पानी स्टोर करने के लिए चाहिए। जितेंद्र ने हंसराम की आदतों का फायदा उठाने का फैसला किया। वह जानता था कि हंसराम को शराब पीने की आदत है और नशे में वह आसानी से उनके जाल में फंस सकता है। सुनीता और जितेंद्र ने यह भी तय किया कि हत्या को जन्माष्टमी की रात अंजाम देना है, जब पूरा मोहल्ला उत्सव में डूबा होगा और किसी का ध्यान उनके ऊपर नहीं जाएगा। अब जन्माष्टमी की रात आ जाती है। किशनगढ़बास की गलियां भक्ति और उत्सव के रंग में रंगी हुई थी। मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहे थे और लोग कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। मिथिलेश और उनके पड़ोसी मंदिर गए थे और घर में सिर्फ हंसराम, सुनीता, उनके बच्चे और जितेंद्र थे। सुनीता और जितेंद्र के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उन्होंने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला किया। उस रात जितेंद्र ने हंसराम को शराब पीने के लिए बुलाया। हंसराम, जो मेहनत के बाद थककर चूर था, उसने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दोनों छत पर बैठे और जितेंद्र ने हंसराम को खूब शराब पिलाई। सुनीता बच्चों को सुलाने का बहाना बनाकर कमरे में थी, लेकिन वह जितेंद्र के साथ लगातार संपर्क में थी। जब हंसराम गहरे नशे में डूब गया, जितेंद्र ने इशारा किया। सुनीता ने एक धारदार हथियार लिया, शायद एक चाकू या कुल्हाड़ी, और हंसराम के गले पर वार किया। हंसराम कुछ ही पल में मौत हो जाता है। हंसराम को शायद अपनी आखिरी सांसों में भी नहीं पता था कि उसका सबसे करीबी दोस्त और उसकी पत्नी उसे धोखा दे रहे हैं। हत्या के बाद सुनीता और जितेंद्र ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सुनीता ने पहले से मांगा हुआ नीला ड्रम काम आया। उन्होंने हंसराम के शव को ड्रम में डाला, ऊपर नमक डाला ताकि सड़न की गंध कम हो, और फिर पुराने कपड़ों से ढक दिया। ड्रम के ढक्कन पर एक भारी पत्थर रखा गया ताकि कोई उसे आसानी से न खोले। यह सब इतनी जल्दी और चुपके से किया गया कि बच्चों को भी कुछ पता नहीं चला।
इसके बाद सुनीता और जितेंद्र ने बच्चों को लेकर रातों रात फरार होने का फैसला किया। बच्चे, जो इस साजिश से पूरी तरह अनजान थे, अपनी मां के साथ चले गए। सुनीता ने उन्हें बताया कि वे कहीं और जा रहे हैं, शायद कोई रिश्तेदार के पास। जितेंद्र और सुनीता को लगता था कि वे पुलिस को चकमा दे देंगे, लेकिन उनकी यह भूल उनकी गिरफ्तारी का कारण बनी। ड्रम को छत पर छोड़ दिया गया और वे यह सोचकर भागे कि बदबू कुछ दिनों तक किसी को शक नहीं होने देगी। लेकिन मिथिलेश की सतर्कता ने उनकी योजना को विफल कर दिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने 4 टीमें बनाईं, जो राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छापेमारी करने लगी। फोरेंसिक टीम ने शव की जांच की और पुष्टि की कि हंसराम की मौत गले पर धारदार हथियार से वार के कारण हुई थी। शव 1 से 2 दिन पुराना था। पुलिस को यह मामला मेरठ के कुख्यात ब्लू ड्रम मुस्कान मर्डर केस से मिलता-जुलता लगा, जहां एक पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की हत्या कर शव को ड्रम में छिपाया था। 18 अगस्त 2025 को पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। अलवर जिले के रामगढ़ इलाके के अलावाड़ा गांव में एक ईंट भट्टे पर स्थानीय लोगों को सुनीता और जितेंद्र पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सुनीता और जितेंद्र ने अपना गुनाह कबूल लिया। उन्होंने बताया कि हंसराम को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने यह साजिश रची थी। बच्चों को सुरक्षित बरामद कर उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। पुलिस ने सुनीता और जितेंद्र के खिलाफ हत्या आईपीसी धारा 302, आपराधिक साजिश आईपीसी धारा 120 बी और सबूत मिटाने आईपीसी धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया। हंसराम के भाई गौतम कश्यप को सूचना दी गई, जिन्होंने शव का अंतिम संस्कार किया। इस घटना ने पूरे किशनगढ़बास में सनसनी फैला दी। सुनीता और जितेंद्र अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन 3 मासूम बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। न उन्होंने किसी का बुरा किया, न किसी से दुश्मनी रखी। फिर भी किस्मत ने उनसे उनकी माँ जैसी छाया छीन ली। अब न उनका सहारा कोई पिता है, न उनके सिर पर माँ का हाथ। सवाल ये है, इन मासूम बच्चों का क्या होगा? कौन देगा इन्हें वो ममता की छांव और पिता का सहारा, जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है? ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, ये उन मासूम जिंदगियों का भी दर्द है, जो बिना किसी गुनाह के सजा भुगत रही है। इस पूरी कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस घटना से लोग सबक लें, जागरूक हों और समझें कि अपराध चाहे जितना भी छिपा क्यों न हो, सच एक दिन सामने जरूर आता है। सुनीता सोशल मीडिया की चमकदमक में खो गई, जहां उसे झूठी तारीफें और ध्यान मिला। इसने उसकी सोच को प्रभावित किया और वह गलत फैसले लेने लगी। जितेंद्र ने सुनीता की नादानी और लालच का फायदा उठाया और हत्या जैसी जघन्य साजिश रची। इस घटना में सबसे ज्यादा मासूमियत उन 3 बच्चों